प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। आरबीडी बुक का ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है, एक निर्माणी व्यवसाय के संचालकों ने जनवरी 2013 माह के उत्पादन परिणामों का एक विवरण पत्र चाहा है। लागत लेखे अग्र सूचनाएं प्रदर्शित करते हैं। यानी अपने को क्या बनाना है? द कॉस्ट अकाउंटेंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, और ये रहा स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन रिजल्ट। ठीक है, तो अपने को इसके बेस पर तैयार करना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो क्वेश्चन हमारा इसमें क्या हो गया? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करना है। अब इसकी जो अन्य सूचनाएं हैं वो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, स्टॉक इन हैंड ऑन 1 जनवरी 2013, रॉ मटेरियल और ये फिनिश गुड्स दोनों का आपको कौन सा दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक। अब आप देखो, रॉ मटेरियल जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड के साथ एडजस्ट किया जाता है, और फिनिश जो गुड्स है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इसको एडजस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है उसके बाद में इसको कर देते हैं। और स्टॉक इन हैंड ऑन 31 जनवरी 2013, यानी ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसमें भी रॉ मटेरियल है और फिनिश गुड्स है। तो अब हमें ये बात पता है कि ओपनिंग जोड़ा जाता है और क्लोजिंग घटाया जाता है, तो ये जोड़ा जाएगा और ये घटाया जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड में जोड़ा जाता है। मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो परचेज जोड़ा जाता है। सेल्स ऑफ फिनिश गुड सबसे लास्ट में आता है सेल्स। ठीक है, उसके बाद में आपके आता है डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज जो है वो किस में आता है? प्राइम कॉस्ट में आ जाता है। तो मटेरियल कंज्यूम्ड प्राइम कॉस्ट में आता है और डायरेक्ट वेजेज भी इसी में आता है। नॉन प्रोडक्टिव वेजेज फैक्ट्री में आता है। फैक्ट्री, या जिसको आप वर्क्स बोल सकते हो। वर्क एक्सपेंसेज भी वर्क्स में ही आता है, यानी फैक्ट्री में आता है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। ऑफिस, ऑफिस में आता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट एज सो एज टू शो। आपको क्या शो करने के लिए स्टेटमेंट बनाना है? देखो, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालना है, वर्क कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है जिसको हम सीओपी बोलते हैं, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, बेचे गए माल की लागत, प्रॉफिट ऑन द गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल पर जो प्रॉफिट हुआ वो निकालना है, और प्रॉफिट फॉर द मंथ, इस पर मंथ का जो प्रॉफिट है जनवरी का, वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये सारे आंसर आपके इन द सीक्वेंस कैलकुलेट होने चाहिए। ये इसका बेस रूल है। तो क्वेश्चन बच्चों समझ में आ गया होगा आपको। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। एक अमाउंट का कॉलम लेना है। यूनिट्स नहीं दे रखी है इसलिए कॉस्ट पर यूनिट की जरूरत नहीं है। सबसे पहली कैलकुलेशन आपकी आएगी मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम। रॉ मटेरियल का अ, अपने को लेना होता है। तो आप मुझे बताएं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2500, 2500, प्लस परचेज दिया हुआ है 2190, चेक कर लेना बेटा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके रॉ मटेरियल का दे रखा है 2625। तो इसे कैलकुलेट करेंगे 2065। ये अपना पहला आंसर भी हो गया बच्चों, मटेरियल कंज्यूम्ड का। नंबर 2, डायरेक्ट वेजेज। तो डायरेक्ट वेजेज आपके दे रखी है 7000 है क्या? नहीं, सेल्स है वो तो। सेल्स के नीचे 1715, 1715। ठीक है, डायरेक्ट वेजेज के बाद में और कोई डायरेक्ट खर्चा दे रखा है क्या? तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो सीधा सीधा अपने को तो नेक्स्ट ले लेना है। तो यहाँ तक का टोटल जो है उसको हम प्राइम कॉस्ट कह देंगे। तो आप एक लाइन लगाएं और उसके नीचे लिखें प्राइम कॉस्ट।
और प्राइम कॉस्ट का टोटल कितना आता है बच्चों? 3780। बस ये हो गया प्राइम कॉस्ट। कोई दिक्कत कर रहे हो? अब तक जितने भी क्वेश्चन किए एक ही फ्लो में चल रहे हैं। नंबर 3, अब आपको लेना है फैक्ट्री या आपके वर्क्स। तो लिखें फैक्ट्री ओवरहेड स्लैश वर्क्स ओवरहेड। ये कॉस्ट नहीं होता, ये ओवरहेड होता है। मतलब उसके खुद के खर्चे को हम ओवरहेड बोलते हैं, और जब उसको प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री तक की कॉस्ट, ऐसे याद रखना। ऑफिस कॉस्ट का मतलब हो गया ऑफिस तक की कॉस्ट। और ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मतलब केवल फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस ओवरहेड है मतलब केवल ऑफिस का खर्चा। तो इसमें आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो है आपके नॉन प्रोडक्टिव वेजेज और एक है वर्क्स एक्सपेंसेस। तो नॉन प्रोडक्टिव वेजेज कितना है? नॉट प्रोडक्टिव 83 अंदर लिखा है मैंने। और दूसरा आपके है वर्क्स एक्सपेंसेस, 834, बिल्कुल सही है। हाँ, तो टोटल कितना हुआ? 917। तो ये जो 917 है ना, तो ये क्या है बताओ? 917 क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड है ना? अब लिखो फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट तो वो जोड़ने पर कितनी आती है? 4697। सही है, 4697। अब उसके बाद में फोर्थ पॉइंट आपका है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया हुआ है आपके 316 रुपए। 316 रुपए। अब इसको जोड़ने पर आपके क्या आएगा? 5013। ये आपकी क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद में एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफ जी फिनिश गुड्स। तो वो आपके दिया हुआ है 1736 रुपए। 1736 और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफ जी। तो वो टोटल कितना हुआ? 1577, 75। तो जो घटाना है उसको आप चाहें तो ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब जब आप इसको एडजस्ट करते हैं तो अमाउंट कितनी आती है बेटा? वो आपके कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो स्टॉक फिनिश गुड्स का हमने बचा लिया था उसको हमने लेस कर दिया है। तो इसका मतलब बाकी जो है वो कौन सा है? जो हम बेच चुके हैं, इसलिए उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल देते हैं, बेचे गए माल की लागत। और ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, उसका मतलब क्या था? जो हमने माल बनाया था ना उसकी लागत। दोनों में अंतर क्या होता है कि स्टॉक का अंतर आता है। तो जो स्टॉक हम बचा लेते हैं इसका मतलब उसको हमने बेचा नहीं, तो जो बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। इसीलिए जैसे ही हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स घटाते हैं ना,
तो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की लागत कितना, इसमें आपके 5,174 रुपए आएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद में अपने को दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये कह देता हूँ कि जैसे वो क्या करता है कि प्रॉफिट पहले एक बार कैलकुलेट करता है इस लेवल पे, इस लेवल पर जो प्रॉफिट आता है उसमें से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को घटाता है। तो यहाँ पे ये चीज भी थोड़ी सी समझने की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दे सेल्स, और सेल्स में उसने क्या दिया था, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, ये नाम दिया था। तो सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स कितना अमाउंट बोलता है, 7,231, है ना, 7,231, 7,231। अब आप इसको यहाँ पे ऐसे लेस करेंगे तो अब यहाँ प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट जो हम लिखेंगे उसमें सेल्स माइनस COGS कर देंगे। सेल्स माइनस COGS का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आप इसको ऐसे करते हैं तो 7,231 में से 5,174 घटाना है, इसमें से इसको घटा दो तो प्लस में आएगा, कितना आता है, बोलना बेटा, 2000, हाँ, 2057, 2057, ये आपका प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं, ग्रॉस, क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये भी आप नोटिस में ले ले, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब जब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो अब अपने को क्या लेना है, नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे लेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो वो आपके दिया हुआ है 421। तो ये घटाने से आपके नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कितना आएगा बच्चों, 1636। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा है, आसान है, सारे आंसर मैच हो गए लाइन टू लाइन। ये देखो लास्ट 1636 आया था ना, वो यहाँ पे हमने बॉक्स किया था, ये रहा 1636। तो ये जो आगे पीछे करने का कारण था ना, तो वो भी यही था कि आंसर मैच करवाना था। लेकिन अगर परीक्षा में इस तरह की कोई बात नहीं हो तो आप सीधा भी ले सकते हो, ठीक है ना। प्रॉफिट दो बार पूछा था, देखो इसने प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, इसलिए सेल्स पहले ले लिया था, समझ गए, बेचे गए माल पर आपको कितना प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट फॉर द मंथ, जिसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन घटा के निकाल रहे हैं, तो दोनों प्रॉफिट हमने एज पर द क्वेश्चन कैलकुलेट कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वश्री पारस लिमिटेड ने 4,000 समान प्रकार और आकार के विद्युत आयरन की आपूर्ति हेतु एक आदेश प्राप्त किया। तो बॉक्स पे बंद कर ले, उसको ऑर्डर मिला है आयरन का, उस्त्री होती ना, आयरन का इसको ऑर्डर मिला है कितना, 4,000। निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं, सामग्री 48 रुपए प्रति आयरन से खर्च होता है। तो मटेरियल, सामग्री का मतलब क्या हो गया, मटेरियल, तो 4,000 इंटू 48 हो जाएगा, सही चल रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद में आता है श्रम लागत 40 रुपए है, तो लेबर वो आपकी हो जाएगी 4,000 इंटू 40, ये लेबर कॉस्ट होगी। विक्रय मूल्य 280 है, तो सेल्स हो जाएगा। और स्थिर ऊपरी व्यय यानी फिक्स ओवरहेड, क्या लिखा है इसने, फिक्स्ड ओवरहेड, वो आपके 48,000 है, 48,000। ठीक है, ये बात सारी यहाँ तक, ये सारा दिया है। वेरिएबल ओवरहेड 20,000 है, तो उसने लिखा है परिवर्तनशील ऊपरी व्यय 20,000। और अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय जिसमें 60% स्थिर है,
20,000। तो ये भी आपके हो गया। इसमें केवल अपने को ये जो पार्ट है ना, ये केवल अच्छे से सीखना है, बाकी तो सीधा सीधा सवाल है। कौन सा? सेमी वेरिएबल वाला, ये जो है ना यहाँ पे सेमी वेरिएबल, इसको क्वेश्चन इतना ही है। अब आपसे वो कहता है प्रति आयरन पर अर्जित लाभ की राशि का परिकलन कीजिए। एक बार यदि निर्मित आयरन की संख्या 5000 तक वृद्धि की जाए तो प्रति आयरन अर्जित लाभ कितना होगा? कि यदि 5000 बढ़ा दिया जाए तो आपकी कॉस्ट कितनी आएगी? तो वो इसने आंसर दिया है, देखो 170 रुपए पर आयरन, प्रॉफिट पर आयरन इंक्रीज टू 173। यानी अगर आप 4000 बेचते हो तब तो आपके आएगा 170 रुपए का प्रॉफिट, और 5000 बेचोगे तो आपके आएगा 173 रुपए का प्रॉफिट। तो हमें दोनों ही लेवल पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। दो कॉलम बनाने हैं 4000 और 5000 के लिए। स्टार्ट। क्वेश्चन समझ में आया बेटा पूरा अच्छे तरीके से? क्वेश्चन समझ में आना हाफ डन है हमेशा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। प्रश्न में 4000 आयरन पे प्रॉफिट भी पूछा है और 5000 आयरन पे भी पूछा है, तो हमने दो कॉलम ले लिए एक साथ ही, 4000 और 5000 आयरन के लिए। अब सबसे पहले आप नंबर 1 लिखेंगे मटेरियल। तो मटेरियल में आपके कितने रुपए पर यूनिट है? @48 है, @48 ठीक है ना। अब 4000 है तो 4000 से गुणा करो, कितना आता है? 1,92,000, 1,92,000। और दूसरे में आता है 2,48 इंटू 5000, 2,40,000, 2,40,000। समझ में आ रहा है बच्चों? इस 48 यानी 48 को हम एक बार 4000 से गुणा करेंगे और एक बार 5000 से गुणा करेंगे। दोनों कॉलम जो है वो है अमाउंट के ही है ना, यूनिट के नहीं है, अमाउंट्स है इसमें। उसके बाद में नंबर 2 वेजेज, @ कितना है? तो वो 40 रुपए पर है, तो 40 रुपीस पर यूनिट, पर यूनिट। तो गुणा करो, पहले में कितना आता है? 1,60,000 और दूसरे में 2,00,000, ठीक है। तो हमने गुणा करी। अब यहां पर आपके प्राइम कॉस्ट आ जाती है। इस प्रश्न में वैसे आप बाइफिकेट नहीं करते हो तो भी चल जाता है क्योंकि पूछा नहीं था, सही है ना। तो टोटल लगाना प्राइम कॉस्ट की कितनी आती है? 3,52,000 और दूसरे की 4,40,000। ये आपके प्राइम कॉस्ट आई। अब उसके बाद में तीसरा खर्चा आपके है फिक्स्ड ओवरहेड। तो फिक्स ओवरहेड नाम में ही पता है, फिक्स है मतलब अगर 4000 आयरन हो चाहे 5000 आयरन, फिक्स ओवरहेड उसको बोलता है चाहे जिसमें आपका प्रोडक्शन घटे या बढ़े वो फिक्स ही रहेगा, नाम ही फिक्स है। तो कितना खर्चा बोलता है वो? 48,000। तो देखो 48,000 दोनों तरफ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर 4000 बनाओ या 5000 इतना तो लगेगा ही, दैट इज फिक्स। चौथा है आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल जो होता है वो बदलता है, तो इसमें अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कितना रुपए बोलता है वो? वेरिएबल ओवरहेड 20,000 बोलता है। तो देखो सबसे बच्चे पहले 20,000 है, ठीक है ना। तो 20,000 कितने यूनिट के लिए लग रहा है? 4,000। तो फिर 5,000 यूनिट के लिए कितना लगेगा? ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो जब आप 20,000 में 4,000 से डिवाइड करते हो ना, तो एक की कॉस्ट आ जाती है, और एक की कॉस्ट आती है तो फिर 5,000 की निकालनी है, क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो यूनिट के अनुसार बदलती है। अगर एक बनाओगे तो एक लगेगी, जैसे चाय बनाते हैं तो आधा कप दूध लगेगा, तो हर बार जब चाय नंबर बढ़ेगा तो आधा कप दूध बढ़ता जाएगा, इसको ऐसे देखें, है ना। तो कितना आता है? पहले का तो 20,000 लिख दो, दूसरे में हाँ 25,000। वेरिएबल समझ में आया बच्चों? और इसको आप चाहे तो और करके लिख सकते हैं @5। @5 कैसे आया?
20,000 में जब आप 4,000 का भाग देते हो तो एक पे कितना लगा? 5 रुपए। तो 5 रुपए इंटू 5 आपके 1000 से गुणा करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। सही है। वेरिएबल कैसे चेंज होता है समझ में आया? अब अपना आता है 5वां पॉइंट, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल, तो सेमी वेरिएबल उसने कितना बोला है? 20,000 बोला है, जिसमें वो कहता है कि 60% इज फिक्स। तो ये जो सेमी वेरिएबल है ना, इसमें नीचे आप लोगों को ऐसे लिखना है, फिक्स ब्रैकेट में 60% ऑफ कितना है? 20,000 कितना होता है बराबर करके, और वेरिएबल कितना होएगा बेटा? अगर 60 आपके फिक्स है तो 40 क्या हो जाएगा? 40% ऑफ 20,000 वो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका अमाउंट कितना आता है? 12,000। ये फिक्स है ना, तो 12,000 फिक्स है तो दोनों तरफ 12,000 लिख दो। क्लियर? और 40% कितना आता है? 8,000। अब 8,000 जैसे ही वेरिएबल हुआ ना, तो वेरिएबल को चेंज करने का तरीका वही वापस 8,000 बट्टे 4,000, क्योंकि 8,000 कितने के लिए लग रहा था? 4,000 के लिए। तो फिर 5,000 के लिए कितना लगेगा? तो इंटू 5,000। तो ये आपके आ जाएगा, ये तो आया 8,000 और ये हो जाएगा 10,000। बस ये इतना ही सवाल है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, 8,000 बटे 4,000, ये एक यूनिट को कैलकुलेट करने का होता है कि भाई एक पे कितना लगा। एक पे आ जाएगा तो फिर हम 10,000, 5,000, 20,000 किसी पे भी निकाले मल्टीप्लाई करके, तो वो तरीका हो गया। अब इसमें अगर हम या इसको और करके क्या लिख सकते हैं? एट द रेट 2। क्या लिख सकते हैं? एट द रेट 2, क्योंकि 8,000 बटे 4,000 2 आता है, तो 2 के हिसाब से भी आप इसको कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? अब आप इसकी टोटल लगा लो। तो टोटल आपके कॉस्ट आएगी टीसी, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट आपके आती है प्राइम कॉस्ट और ये सारे जोड़ने पर पहले की कितनी आती है? 4,40,000 और दूसरे में आती है 5,35,000। ठीक है। अब उसके बाद में अगला पार्ट सेल्स लिखना है। तो सेल्स कितना है? सेल्स कितना दिया है बेटो? 280 रुपए में बिकता है क्या पंखा? है ना? तो अब देखो, यहां पे आप लिखेंगे सेल्स एट द रेट 280 रुपए पर यूनिट। तो पर यूनिट कहते ही 4,000 को कितने में बेचोगे? 4,000 इंटू 280 करो। 11,00,000, 11,20,000 और दूसरे में 5,000 इंटू 280 करो, 14,00,000। तो 14,00,000 हो गया। ये रुपए में चल रहा है सारा। अब डिवाइड करने मतलब अब आपका सेल्स आ गया और टोटल कॉस्ट आ गया, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स माइनस टीसी, है ना? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो घटाओ प्रॉफिट आएगा। कितना आता है? पहले में 11,20,000 में से 4,40,000 रुपए घटाने हैं, बोलो कितना आया? जल्दी से कैलकुलेट करो। 6,00,000, 6,80,000, 6,80,000 और दूसरी तरफ 14,00,000 में से 5,35,000 गया, 8,65,000, 8,65,000। ये सारे आंसर आपके रुपए में थे। क्लियर? लेकिन प्रश्न में हमें रुपए में आंसर नहीं पूछा है, हमें आंसर किसमें देने हैं? पर यूनिट में। तो अब आप यहां पे सबसे पहले लिखो कॉस्ट पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला होता है टीसी अपॉन यूनिट। तो टीसी अपॉन यूनिट करते हो तो 4,40,000 है,
उसमें 4000 का भाग दो, कितनी आई कॉस्ट पर यूनिट? 110। और 5,35,000 में 5,000 का भाग, अरे इसमें कह रहा हूँ बेटा, 4,40,000 में आपको भाग देना है किसका? टोटल कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें 4,000 का भाग देना है, यूनिट का भाग देना है। तो 110 और इधर 5,35,000 में 5,000 का भाग दो, कितना था? 107, 107। ये कॉस्ट पर यूनिट आई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दे रखी थी प्रश्न में, कितनी दे रखी थी? 280 रुपए इधर भी और 280 रुपए इधर भी, सही है? तो ये भी पर यूनिट हो गया। तो अब आपका प्रॉफिट पर यूनिट भी आ जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट। तो इसमें आपकी 280 में से 110 घटाओ, कितना आता है? 170। और इसमें आ जाएगा आपका 173। आ गए दोनों आंसर। अब हमने क्या, इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करवा दिया आंसर को। अगर मैं यहाँ पे ही कॉस्ट निकाल लेता तो सीधा आंसर अपने सेलिंग प्राइस से पर यूनिट में आ जाता। पर मैंने ये सोचा कि हम यहाँ तक रुपीज में कर लेते हैं, तो रुपए में कैलकुलेट करना आ गया। और रुपए में जब आ जाता है तो उसमें आप क्या करते हो कि भाग दे देते हो, तो वो यूनिट में बदल जाता है। तो दोनों ही आंसर मैंने आपके यहाँ पे ले लिए हैं। ये यूनिट का आंसर हो गया और ये रुपए का आंसर हो गया, दोनों एक साथ मैच करें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।